प्रोजेक्ट का सेकंड वीडियो है। इसमें कवर करेंगे चैप्टर सेकंड सेक्शन 6-7 प्लस सेक्शन 14 भी, जो रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है। सेक्शन 6-7 में हम रिवीजन ऑफ रेंट देखेंगे और 14 में इसका प्रोसीजर है। सेक्शन 14 चैप्टर सेकंड में नहीं आता, पर इसका प्रोसीजर इसके सेक्शन 6 और 7 का रिवीजन और रेंट का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 14 में दे रखा है। इसलिए ये तीनों एक बंच बन जाते हैं। तो सेक्शन 6, 7 और 14 ये तीनों एक साथ चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस बुक में बता देती हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा डायरेक्ट से भी आप फैमिलियर हो जाएंगे। चैप्टर सेकंड है, रिवीजन और रेंट है। सेक्शन 6 और 7 दो ही सेक्शन है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवीजन ऑफ रेंट। सेक्शन 6 बोलता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। मतलब एग्जिस्टिंग टेनेंसी मतलब जो ये एक्ट कब आया था, 2001 में ये एक्ट आया था। एग्जिस्टिंग टेनेंसी मतलब जो इस एक्ट के आने से पहले ही जो टेनेंसी थी, मतलब पहले से जो किराए पे चल रहा है, ये उस सेक्शन 6 उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर भी इसने दो कैटेगरीज बना दी सेक्शन 6 के अंदर। कौन कौन सी कि 2001 से पहले भी किराए पे दे रखी है टेनेंसी है, एग्जिस्टिंग टेनेंसी, पर वो दो कैटेगरी की है। कौन सी? लेट आउट प्रायर टू 1 जनवरी 1950, मतलब या तो 1 जनवरी 1950 1950 से पहले वो रेंट पे दे रखी है, या फिर लेट आउट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1950, या फिर उसको 1 जनवरी 1950 के बाद किराए पे दे रखा है। तो ये दो तरह की टेनेंसी हो गई। तो अब इसने क्या बोला है कि जो 1 जनवरी 1950 से पहले जो किराए पे दे रखी थी ना, उसको भी डीम टू बी लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1950, मतलब उसको भी ऐसा माना जाएगा कि वो 1 जनवरी 1950 पे किराए पे दी है, चाहे से वो 1950 से पहले कभी भी, चाहे से 1940 में, 1930 में या 1920, 25 कभी भी रेंट पे दी हो, पर उसको क्या मान के चलेंगे कि उसको कब रेंट पे दिया है, 1 जनवरी 1950। और अगर 1 जनवरी 1950 के बाद रेंट पे दे रखी है तो वो तो नॉर्मल मानी जाएगी तब से। तो अब इसने ये बात बोल दी है, एग्जिस्टिंग टेनेंसी कब से काउंट हो रही है, 1 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जनवरी 1950, जब भी जिस तारीख को या जिस साल को दिया है रेंट, तब रेंट पे, तब से। अब रिवीजन उसका रेंट का रिवीजन कैसे होगा, ये बोलता है कि इंक्रीज 5% पर एनम, मतलब वो हर साल 5% वो रेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब 5% हर साल बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, 10 ईयर्स। एंड जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तब वो मर्ज हो जाएगा, मर्ज आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब 5% आप हर साल बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे, 10 साल तक। और जैसे 10 साल हो जाएंगे वो रेंट क्या हो जाएगा, वो 10 साल के बाद में वो मर्ज हो जाएगा उस रेंट में। अब फिर मर्ज होने के बाद में फिर क्या होगा, फिर यही फॉर्मूला होगा, फिर वो मर्ज हुआ, वो जो नया रेंट हमको मिला उसको 5% पर एनम 5% की रेट से हर साल फिर बढ़ाओ। कब तक बढ़ाओ, 10 साल होने तक। ऐसे करते करते 5% बढ़ाओ, 10 साल बाद में उसको मर्ज करो। कब तक करना है, 2001 तक। मतलब 2001 में एक्ट आया था ना, तो ये जब तक ये एक्ट आया ना तब तक उसको मर्ज करना है 10 साल तक। और फिर जैसे ही आ जाए फिर 5% बढ़ाओ। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आती है, जैसे हमने फॉर्मूला समझ लिया कि 5% बढ़ाना है, 10 साल तक बढ़ाना है, 10 साल बाद में मर्ज कर देना है, फिर 5 साल बढ़ाना है। और ऐसा कब तक करना है, जब तक ये एक्ट आई है एग्जिस्टेंस में तब तक। पर इन केस ऐसा हो, मान लो कि ये एक्ट आई 2001 में, और जब हम 5% रेंट बढ़ा रहे हैं और 10 साल बाद में मर्ज कर रहे हैं, ऐसा करते करते मान लो 7 साल हुए, 5% बढ़ाए और 2001 आ गया, 2001 तो आ गया, ये एक्ट आई तो आ गया। तब क्या करेंगे, तब ये बोलता है कि आपको फिर 10 साल तक नहीं बढ़ाना, आपको जहां तक ये एक्ट आई ना वहां तक, तो ये 7 ईयर्स तक बढ़ी ना, तो यही रेंट उसमें मर्ज कर दो। और फिर वो क्या होगा, फिर वो 5% की रेट से फिर उसको बढ़ाओ। ये इसने ये बोला है। इफ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फॉर मर्ज ऑफ इंक्रीज रेंट नॉट कंप्लीटेड अप टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, रेंट ऑफ 5% पर एनम इंक्रीज्ड अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। मतलब जब ये एक्ट कमेंसमेंट हुई थी, आई थी, तब तक उसको इंक्रीज करो और इसमें मर्ज कर दो। ये इसने ये फॉर्मूला बोला है। अब ये रेंट बढ़ गया, अब रेंट बढ़ने के बाद में फिर अपने को ये एक्ट जहां तक आई तब तक का उस जब ये एक्ट कमेंसमेंट में आई तब तक का रेंट मिल जाता है अपने को। अब फिर रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अब वो रेंट कब से पे करना है, ठीक है, अब वो ये बताएगा कब से पे करेंगे,
या तो जो लैंडलॉर्ड था और टीनेंट वो तैयार हो गए कि इस डेट से हमें रेंट पे करना है, तब से पे करेंगे, या फिर कब से पे करेंगे, जब उसने ये पिटिशन लगाई थी रिवीजन ऑफ रेंट की रेंट ट्रिब्यूनल में, उस डेट से वो रेंट पेएबल होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे नहीं आएगा समझ में। जैसे एग्जांपल अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए इसने ये बोला है कि 1 जनवरी 1950 को मानी जाएगी अगर उससे पहले है, या फिर 1 जनवरी 1950 से पहले का रेंट पे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा 10 साल तक नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते ताकि आपको ये समझ में आए कि इस एक्ट तक का कमेंसमेंट होने तक 10 साल पूरे नहीं हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लो रेंट पे दिया हुआ था 1985 में, ठीक है। 1985 में उस प्रीमाइसिस का रेंट कितना था, 200 रुपीज़ हम मान के चलते, क्योंकि आई थिंक 1985 उस टाइम में 200 रुपये बहुत होते थे। 200 रुपये उसका रेंट था। अब ये क्या बोल रहा है, 5% आप बढ़ाओ हर साल। 5% बढ़ाया आपने तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। अब अपने को 10 रुपीज़ क्या कर रहा है, 10 साल तक बढ़ाना है हर साल 5%। तो 1985 था तो 1985 प्लस 10 साल करो इसमें तो कितने हो जाएंगे, 1995। तो 1995 तक अपने को हर साल कितना बढ़ाना है, 10 रुपये, क्योंकि 5% 200 का 10 रुपये तो आया। तो ऐसे करते करते हम बढ़ाते जाएंगे 10 रुपये एक साल में, यानी 200 का पहले 210 होगा, फिर 220, फिर 230 हो जाएगा, 240। तो ऐसे करते करते 10 साल बाद में इसका रेंट कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये 300 रुपये रेंट कब मिला अपने को, 1995 में। 1995 में इसका रेंट कितना हो गया, 300 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद में उसको मर्ज कर दो। तो 10 साल बाद में, यानी 1985 से अपन स्टार्ट किया था, 10 साल तक बढ़ाया 1995 तक, 10 रुपये बढ़ाया, 300 रुपये हो गया 200 का रेंट का। अब 300 रुपये पे फिर से बढ़ाओ, 300 रुपये पे फिर 5% बढ़ाओ, तो 300 का 5% कितना हो जाएगा, 15 रुपये, 50 रुपीज़ आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, अब आप फिर ये 15 रुपीज़ बढ़ाओ हर साल। तो 1995 था ये एक्ट कब आई मान लो कमेंसमेंट में, 2001 में ये एक्ट आई मान लिया, ठीक है। ये कमेंसमेंट इसकी डेट मान लेते हैं 2001 अपन। अभी कितने साल बचे, 5 ईयर ही तो बचे 2001 आने में, 96, 97, 98, 99 और 2000। अब ये क्या बोलता है कि 10 साल बाद में मर्ज करना है, 10 ईयर्स बाद में मर्ज करना है। पर इसने साथ में एक बात क्या बोली है कि अगर 10 साल पूरे नहीं हो तो कब तक मर्ज कर देना है, कि जब तक ये एक्ट कमेंसमेंट हुई थी जहां तक का रेंट आप मर्ज कर दो। तो 1995 में इसका रेंट था 300, 1996 में हो जाएगा कितना, 15 रुपये बढ़ेगा तो 315, फिर 330, फिर 45 हो जाएगा, और ऐसे करके फिर 45 प्लस 15 कितना हो जाता है, ओके 50 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ये कब तक हो गया, 7, ये 7 में आया, ये 8 में आया, ये 99 और ये 2002 में आ गया, 2000 में आ गया, ठीक है। तो अपने को रेंट कितना मिला 2001 तक, 350 रुपये। तो ये एक्ट क्या बोल रहा है कि अब आप 10 साल तक नहीं बढ़ाओगे, ये एक्ट जहाँ तक आई 350 आ गया, अब ये मर्ज कर दो। तो अब 2001 से उसका रेंट कितना हो जाएगा, अब आप 350 पे 5% इंक्रीज करो। पहले तो ये क्या बोल रहा है कि 10 साल तक आप बढ़ाओगे, ठीक है, और फिर 10 साल बाद में उसको मर्ज कर दोगे। पर साथ में क्या बोला है इसने कि मान लो ये एक्ट कमेंसमेंट में आई, जहाँ तक आपका 10 साल तक का रेंट नहीं हो रहा, 10 साल पूरे ही नहीं हो रहे, तो जितने साल हो रहे, 5 साल 7 साल 6 साल, वहाँ तक का रेंट आप इंक्रीज करो 5% पर एनम, ठीक है, और उसको मर्ज कर दो। तो अपने पास 1995 तक था कितना, 300, 2001 में ये अपन एक्ट कमेंसमेंट कर रहे हैं इसका कि 2001 में एक्ट आई है, तो कितने बचे साल, 5 साल। तो 300 का 5% हम करें 15 रुपये, तो 15 रुपये आप हर साल वो बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाओगे, 2001 तक। कितना बढ़ा, 5 साल ही बढ़ा, तो रेंट कितना है 2001 में, 350। तो 350 पे अब फिर क्या होगा, 5% इंक्रीज होगा। ये फॉर्मूला बोलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ये इंक्रीज रेंट यहाँ तक आ जाएगा, कमेंसमेंट होने तक आ गया। फिर रेंट, उसके बाद क्या होगा, रेंट ट्रिब्यूनल उसको बता देगा कि कब से पे करना है रेंट, या तो लैंडलॉर्ड खुद डिसाइड कर लेंगे, वो दोनों मिलके, टेनेंट या लैंडलॉर्ड, या फिर वो जिस डेट को पिटिशन फाइल हुई थी वो तब से पे करेंगे, ठीक है। ये हो गया रिविजन ऑफ रेंट एग्जिस्टिंग टीनेंसी, मतलब इस एक्ट के आने से पहले वाली टीनेंसी। अब सेक्शन 7 है, वो बात करता है रिविजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टीनेंसी। न्यू टीनेंसी मतलब ये एक्ट जब आई थी, कमेंसमेंट हुई थी, उसके बाद से
तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 5% पर एनम पे आप इंक्रीज करो, ठीक है। फिर 10 साल बाद में उसको मर्ज कर दो, और फिर मर्ज करने के बाद में फिर 5% की रेट से आप उसको बढ़ाओ। जैसे इसमें सिंपल फॉर्मूला, इसमें वो वाला कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा कि कमेंसमेंट तक होने तक अगर डेट 10 साल नहीं हुए तो, ठीक है। क्योंकि वो हमें रेंट हमें पता करना था इसके अंदर एक्चुअल रेंट उस डेट को, जब ये एक्ट आई उस तारीख को रेंट कितना हो जाएगा, कमेंसमेंट हुई तो तब से फिर वो 5% इंक्रीज होता है। न्यू टेनेंसी में क्या होगा, 2001 के बाद से रेंट अग्रीमेंट उनका बना है तब से स्टार्ट हो रहा है, तो 5% 10 साल तक बढ़ेगा, 10 साल बाद ही मर्ज हो जाएगा, फिर 5% बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 2001 में जो उन्होंने टेनेंसी आई, नई टेनेंसी, उसका रेंट था कितना, 5000 रुपीज़, 5% इंक्रीज करेंगे उसका, ठीक है। ये सारा ऐसे से करते करते 10 साल तक बढ़ेगा, 10 साल तक बढ़ेगा, 10 साल बाद में वो मर्ज हो जाएगा, फिर नया रेंट उस पर स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलता है। साथ में ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट वो बनाते हैं उसमें अगर वो 5% से ज़्यादा का रेंट बढ़ाने की बात करते हैं एग्रीमेंट में, वो बोलते हैं जैसे लैंडलॉर्ड बोल दिया कि नहीं हम तो 10% की रेट से बढ़ाएंगे, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। मतलब रेंट आप 5% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, ये बोलता है सेक्शन 7। ओके, अब आ जाता है इसका प्रोसीजर, वो आता है सेक्शन 14 में, ठीक है। प्रोसीजर हम साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बंच बना के चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। सेक्शन प्रोसीजर क्या बोलता है, देखो प्रोसीजर की मैं आपको एक बात सिंपल सी बता दूं, अगर आपने एक सेक्शन का प्रोसीजर याद कर लिया ना, जैसे 14 का, तो इसमें और भी प्रोसीजर्स हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, पर आपको अगर एक प्रोसीजर याद हो गया ना तो इसका मतलब है कि आपको पूरे सारे प्रोसीजर याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम है रेंट ट्रिब्यूनल में। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है टाइम पीरियड, कि कभी नोटिस कितने दिन में दे रहा है, रीजॉइंटर कितने दिन में दे रहा है, और वो सारी जो प्रोसीडिंग है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रही है। बस ये 3 चीज़ें अलग है, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं 14 में। प्रोसीजर के लिए क्या होगा, पहले तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, पिटीशन फाइल कर देगा, हो जाएगी, पिटीशन फाइल कर देगा, ठीक है। पिटीशन फाइल करेगा कहाँ पर, रेंट ट्रिब्यूनल में। अब पिटीशन में क्या जाएगा, पिटीशन के अंदर वो क्या देगा, एक तो एफिडेविट जाएगा साथ में, और एक साथ में क्या जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स। कोई भी मान लो उसके पास डॉक्यूमेंट है, उनके ऊपर वो रिले करना चाहता है, वो सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे उसकी पिटीशन में। पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद में क्या होगा, पिटीशन फाइल होने के बाद नोटिस जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस देगा अपोजिट पार्टी को। अब उस नोटिस के साथ क्या होगा, एक कॉपी जाएगी, कॉपी किस किस की, पिटीशन की, उसका जो एफिडेविट था उसकी कॉपी, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स लैंडलॉर्ड ने लगाए थे पिटीशन में, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जाएगी। अब नोटिस की सर्विस कैसे होगी, सर्विस कैसे होगी नोटिस की, या तो जो कोर्ट का प्रोसेस होता है, सिविल कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का जो प्रोसेस होता है सर्विस करने का, उस तरीके से हो जाएगा, या फिर रजिस्टर पोस्ट कर सकता है वो, या फिर एक्नोलॉजमेंट ड्यू। इन तरीकों से क्या हो जाएगा, नोटिस की सर्विस हो जाएगी। अब उस नोटिस में क्या करेगा रेंट ट्रिब्यूनल, एक डेट फिक्स कर देगा, किस चीज़ के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए एक डेट फिक्स कर देगा, और वो डेट 30 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। कब से, जब नोटिस इश्यू किया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर की डेट फिक्स कर देगा। अब नोटिस चला गया, उसके बाद में क्या होता है, रिप्लाई आएगा। रिप्लाई कितने दिन में आएगा, विदिन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब उसके पास जब नोटिस पहुंचा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई देना है। फिर क्या होगा, रीजॉइंडर। अब रीजॉइंडर क्या बात करता है, मान लो उसने रिप्लाई करा, अब रिप्लाई के बाद में लैंडलॉर्ड को कुछ उसके आंसर देने हैं, क्रॉस आंसर करने हैं उसके, ठीक है। उसने रिप्लाई में कुछ भी लिखा हो अपना, तो अब वो रीजॉइंडर कब तक फाइल कर सकता है, 15 दिन के अंदर अंदर उसको अपना रीजॉइंडर लगाना होगा। अब ये 15 दिन कब से काउंट हो गए, जब उसने जो टेनेंट था अपोजिट पार्टी, उसने अपना जो रिप्लाई दिया था उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको अपना रीजॉइंडर फाइल करना होगा लैंडलॉर्ड को। और रीजॉइंडर के साथ साथ उसको क्या करना होगा, जो रीजॉइंडर में जो अपने वो आंसर देगा उनकी कॉपीज भी वो क्या करेगा, अपोजिट पार्टी को भेज देगा। अब रीजॉइंडर हो गया, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल डेट फिक्स कर देगा हियरिंग की। अब वो जो डेट होगी हियरिंग की वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होगी। अब 90 डेज कब से काउंट करेंगे, जब अपोजिट पार्टी के पास नोटिस सर्व हुआ था, मतलब सर्विस ऑफ नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस जब हुआ था ना, तब से लेके उस डेट से लेके 90 डेज, विद इन 90 डेज के अंदर
एक डेट हियरिंग की फिक्स कर देगा ट्रिब्यूनल। हियरिंग की डेट फिक्स हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो वो समरी प्रोसीजर भी कर सकता है। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल को सही लगता है तो उस समरी प्रोसीजर से भी उसको डील कर सकता है। अब आगे क्या होगा, हियरिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब रेंट फिक्स कर देगा। रेंट कैसे फिक्स करेगा, जो हमने सेक्शन 6 और 7 में जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रेंट फिक्स कर देगा। और साथ में एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसमें इंडिकेट कर देगा डेट। कौन सी डेट, कि अब ये जो नया रेंट बना है वो आप कब से पे करोगे, वो डेट उसमें इंडिकेट कर देगा। ये हो गया इसका प्रोसीजर। अब ये जो सारा प्रोसीजर है ना, ये कितने दिन में कंप्लीट होगा, 150 डेज। ठीक है, 150 डेज कब से काउंट होंगे, जब वो नोटिस पहुंचा था ना अपोजिट पार्टी के पास, सर्विस हो गई थी, उस डेट से लेके विद इन 150 डेज 150 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल ये क्या करेगा, ये सारी जो प्रोसीजर है रिवीजन और रेंट की वो 150 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना रिवीजन और रेंट का प्रोसीजर। तो सिंपल सा प्रोसीजर है बिल्कुल। पिटिशन जाती है, फिर नोटिस सर्व होता है, पिटिशन फाइल होती है, नोटिस सर्व होता है, नोटिस के बाद में क्या होता है, रिप्लाई होता है, रिप्लाई के बाद में क्या होगा, रिजोइंडर होगा, रिजोइंडर हो गया, फिर डेट फिक्स हो जाती है हियरिंग की, और फिर रेंट फिक्स कर देता है रेंट ट्रिब्यूनल। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच।